गुड मॉर्निंग क्लास। हमने पिछले लेक्चर में सक्रियता श्रेणी मतलब रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मिडल रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको कैसे निष्कर्षण किया जाता है, उनका कैसे मेटलर्जिक प्रोसेस होता है वो हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और उसके बाद रिडक्शन पढ़ लिया था। क्योंकि कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करने के बाद हमें उसका ऑक्साइड मिलता था और उसका ऑक्साइड के बाद हम किसी भी कार्बन या कॉक के साथ उसको अगर हम गर्म करते हैं तो हमारा जो ऑक्साइड था उससे हमें क्या मिल जाती थी, मेटल मिल जाती थी। क्योंकि अपचयन हो जाता था, ऑक्सीजन हट जाती थी उसकी जगह से जिंक के साथ में। जैसे आप देख पा रहे हो ऑक्सीजन इसके साथ हट गया है तो जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो गया और ये जिंक हमें मिल गया। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक अभिक्रिया है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अपचयन बोल रहे हैं। कई जगह पर यहाँ पर जो जैसे जिंक का ऑक्साइड है इसको किसी ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु के साथ हमने रिएक्ट करवा दिया तो आपको पता है कि ऐसी अभिक्रिया को हम कैसे बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं हम? विस्थापन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है कि कोई कम अभिक्रियाशील धातु का अगर कोई कंपाउंड है, कोई यौगिक है, तो अगर हम उसके बाहर कोई ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु रखेंगे तो उसको वो उसकी जगह से हटा देगी। ये आपने पढ़ रखा है। और इसी का एग्जाम्पल इन्होंने दिखाया है कि जैसे हमने मैंगनीज़ का ऑक्साइड लिया, ठीक है, वहाँ पर हमने जिंक का ऑक्साइड ले रखा था, यहाँ पे मैंगनीज़ का ऑक्साइड का इन्होंने एग्जाम्पल दिखाया। ये मैंगनीज़ का ऑक्साइड है और हमने यहाँ पर कार्बन से रिएक्शन नहीं करवाई, हमें यहाँ पे मेटल से रिएक्शन करवाई है। और जब एल्युमिनियम जो होता है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है, वो इसको इसकी जगह से हटा देगी, खुद उसकी जगह पे चली जाएगी, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ बन गया एल्युमिनियम का ऑक्साइड। और ये जो है मैंगनीज़ ये अलग होगी, मेटल हमें मिल गई, हमें यही चाहिए थी। तो हम विस्थापन अभिक्रिया भी कर सकते हैं अगर हमारे पास सक्रिय धातु मौजूद हो तो, ठीक है। सक्रिय धातु कौन कौन सी मेटल्स को सेपरेट कर सकते हैं उसके लिए मैंने आपको सक्रियता श्रेणी बताई हुई है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया है थर्मिट अभिक्रिया का। तो थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है? थर्मिट प्रोसेस इंग्लिश में बोलते हैं इसे। थर्मिट प्रोसेस क्या होती है बेटा? कई बार आपने देखा होगा, जैसे ये पटरी होती है, ठीक है, और इस पटरी में कहीं पर मान लो क्रैक आ गया, ये मान लो ये क्रैक है, इस क्रैक को हमने जोड़ना है तो एक मशीन आती है भारी भरकम सी, और वो यहाँ पर थोड़ी देर रुकती है और ये दोनों तार जुड़ जाते हैं, तार नहीं सॉरी रेल जो होती है वो आपस में जुड़ जाती है। होता क्या है वहाँ पे, जो वहाँ पर पटरी है जिसको आप रेल बोलते हो, जो कंफ्यूज मत होना, जो रेलगाड़ी होती है, ट्रेन होती है, उसको रेल नहीं बोलते, उसे रेलगाड़ी बोलते हैं। वो रेल पर चलती है, पटरी को बोलते हैं हम रेल। तो जो पटरी होती है उसके ऊपर क्या कराया जाता है कि वो ऐसे जुड़ जाती है। होता क्या है बेटा, जब भी हम यहाँ पर अब ये जो दिखाई दे रहा है आपको लोहे की पटरी होती है वहाँ पर, तो ये लोहे का ऑक्साइड है। वहाँ पर जो पटरी टूटी हुई है वहाँ पर क्या बना हुआ है? लोहे का ऑक्साइड है। क्योंकि वो जो मान लो जो सिरा टूटा होगा उस सिरे के ऊपर तो परत आ गई होगी ना लोहे, और बाहर ऑक्सीजन मौजूद होती है तो वो लोहे का ऑक्साइड बना लेगी। और जो वो मशीन लेके आएंगे, मशीन जो होती है वो एल्युमिनियम उसके अंदर होगा, ठीक है। एल्युमिनियम के साथ जैसे ही अभिक्रिया होगी विस्थापन अभिक्रिया होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आयरन तो नीचे आता है, एल्युमिनियम ऊपर आता है। याद करो, पढ़ना, साइंस, मैथ। एल्युमिनियम तो आ चुका, अभी तक आयरन तो आया ही नहीं, जिल ये यहाँ पर आया है। तो एल्युमिनियम जो होता है आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो आयरन निकल जाएगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, जो ये विस्थापन अभिक्रिया होती हैं ये सारी की सारी बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकालती है हवा पर। इतनी ऊष्मा निकलती है कि वो जो लोहा बन रहा है ना वो गलित अवस्था में मिलता है। गलित अवस्था मतलब मोल्टन स्टेट में, मतलब पिघला हुआ। अब सोच के देखो, इतनी ज़्यादा ऊष्मा निकलती है विस्थापन अभिक्रिया के दौरान कि लोहा जो होता है वो मेल्टेड कंडीशन में होता है, पिघली हुई अवस्था में होता है। और जैसे वो जोड़ था जहाँ पर वो टूटा हुआ है, अब वहाँ पर रिएक्शन हुई, ये पिघल गया, यहाँ से ये पिघल गया तो ये पिघल के क्या आ गए, पास आ गए। तो पास आके वो जो रेल जो सिरा टूटा हुआ था वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर वो मशीन के जाने के बाद जैसे ही मशीन वहाँ से हटेगी वहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ये मशीन आपकी दिखा रखी है, ये रही, ठीक है, ये दिख रहा है। हुआ क्या यहाँ पर, ध्यान से देखोगे आप, देखो यहाँ पर एक सिरा टूटा हुआ है, यहाँ पर एक सिरा टूटा हुआ है, ये यहाँ पर लगी हुई है मशीन, ठीक है।
यहाँ पर अभिक्रिया होगी और वो फिर कैसा होगा, इतनी अभिक्रिया इतनी ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होती है, इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि जो वो हीट निकल रही है उस रिएक्शन के दौरान वो उस आयरन को वहाँ से पिघला देती है और वहीं पर सेट कर देती है, तो वो जो जोड़ है वो जुड़ जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो रेल पटरियों को इस तरीके से हम जोड़ते हैं। इस प्रोसेस का नाम है फर्मेट प्रोसेस। बेटा आज हम आते हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर वाली धातुओं को हम कैसे सेपरेट करते हैं, कैसे हम उनको मेटलर्जी करते हैं उनका। तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी मैंने जैसे आपको बताया विस्थापन अभिक्रिया के दौरान हमने ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु रख दी। आप कहोगे अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो सोडियम का ऑक्साइड है, ठीक है ना, आप कहोगे इसमें क्या सोडियम का ऑक्साइड बनाओ, कार्बन के साथ रिएक्शन करवा दो, अभी जो थोड़ी देर पहले दिखाई थी आप ऐसे कर दो इसको, है ना, आप ऐसे कह दोगे कि आप ये रिएक्शन कर दो, बट एक्चुअली ये पॉसिबल ही नहीं है। कार्बन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा बॉन्डिंग कंडीशन में सोडियम के साथ खुश नहीं है जितना ऑक्सीजन खुश है। इसका मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा खुश हैं, इसका मतलब वो अपना बॉन्ड तोड़ने ही नहीं वाली, तोड़ेंगी तो ही तो कार्बन के साथ जाएंगी ना, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जाएगी। तो तुम एक तरीके से ये समझ लो ये सोडियम है, इसका पार्टनर है ऑक्सीजन, ये इसको जाने देगा तो ही तो ये इस कार्बन के साथ जाएगी। जब ये जाने ही नहीं देगा, क्योंकि बॉन्डिंग किसके साथ इसकी स्ट्रॉन्ग है, ऑक्सीजन के साथ, ना कि कार्बन के साथ, ठीक है ना। तो इस वजह से ये दोनों अलग होंगे ही नहीं, अलग नहीं होंगे तो सोडियम हमें मिलेगा नहीं, ऐसी चीज़ मिलेगी नहीं हमको। तो इस वजह से हम अपचयन अभिक्रिया से कार्बन की सहायता से बहुत ज़्यादा सक्रिय धातुओं को सेपरेट नहीं कर सकते। तो फिर हम कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, इन जो भी हमें सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ऐसी धातुओं का हम विद्युत अपघटन करते हैं। क्या करते हैं हम, विद्युत अपघटन। अब विद्युत अपघटन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं है, आपको कोई कंपाउंड दिया होगा, कोई भी कंपाउंड, जैसे हम सोडियम की बात कर रहे थे तो हम सोडियम पे ही रहते हैं, हमने सोडियम का ले लिया, सोडियम क्लोराइड नॉर्मली मिल जाता है घर में, नमक, ठीक है ना, वो नमक से ही हम बहुत प्रेशियस धातु बनाएंगे सोडियम। कैसे बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे हम, इसके अंदर पानी घोल देंगे, पानी में बहुत सारा नमक डाल देंगे, इसे हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा नमक डाल देंगे, मतलब थोड़ा सा पानी और बहुत ज़्यादा नमक, और उसके बाद हम इसको एक इलेक्ट्रोलिटिक इंस्ट्रूमेंट के साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या डाला हुआ है बेटा, यहाँ पर ये NaCl का सॉल्यूशन है, जो भी मेटल का हो उसका सॉल्यूशन लेना हमने, और इसको फिर हमने किससे जोड़ दिया, एक पॉजिटिव तार से जोड़ दिया, एक नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के से जोड़ दिया। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे एक बन रही है एनोड, एक बन गई है कैथोड। जो पॉजिटिव टर्मिनल वाली है इसे हम बोलते हैं बेटा एनोड, जो नेगेटिव टर्मिनल वाली है इसे हम बोलते हैं कैथोड। तो अब हम इनकी एक रिएक्शन समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम कैथोड की बात करते हैं। देखो कैथोड पे याद करके बताओ, मैंने कौन सा चार्ज बताया था अभी थोड़ी देर पहले, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड अटैच है। और बेटा कैथोड पे हमेशा हमेशा ध्यान रखना, चाहे कितनी ही बड़ी क्लास में चले जाओ आप, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो नेगेटिव है अगर इसके ऊपर चार्ज, तो कौन सी चीज़ खुश होके आएगी, पॉजिटिव चार्ज खुश होके आएगा कि नेगेटिव चार्ज खुश होके आएगा। भाई खुद इसी के पास नेगेटिव है तो इसके पास तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो NaCl के अंदर पॉजिटिव पार्ट कौन सा, Na+ इसके पास आएगा, और जो उसके पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो जो उसने दे दिया था, ये Na+ बना हुआ है ना, ये कहीं से ही वो एक इलेक्ट्रॉन ले, कहाँ से लेगा वो भी बताऊंगी मैं आपसे। ये एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया और ये क्या बन गया, सोडियम। हमने नमक से सोडियम धातु बना ली, ठीक है। कैथोड में क्या बनना शुरू हो जाएगा, सोडियम। अब हम बात करते हैं जो दूसरा क्या है हमारे पास बेटा, क्लोराइड आयन। क्या चार्ज था, माइनस, ठीक है, माइनस चार्ज कहाँ पर हो रही है रिएक्शन, एनोड पर। अब ये क्या होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा जो इसकी वजह से, एक्सेस की वजह से ये क्या आ रहा था, इसे माइनस चार्ज था ना, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। यही एक इलेक्ट्रॉन था जो किसने लिया था, जो सोडियम ने लिया था। तो इसका मतलब क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन देगा
और सोडियम वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो सोडियम मेटल बन जाएगी। और क्लोरीन बेटा ये 2 बार होगी, ये रिएक्शन 2 बार होगी, तो ये क्या बन गया, डबल से गुना कर दो, 2 से गुना कर दो, तो 2 से गुना कर दोगे तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, जो Cl- था, ये हमने पहले एक के लिए दिखा रही हूँ मैं आपको, प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि 2 ले लो, तो 2 Cl-, 1 Cl, 2 Cl, Cl2 बना दिया, और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जो ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो कौन ले रहा है, सोडियम ले रहा है, और उससे वो क्या बना रहा है, सोडियम धातु बना रहा है। तो सोडियम आयन ने वो इलेक्ट्रॉन लिया और सोडियम धातु बन गई। तो इस तरीके से हमने वो मेटल प्राप्त कर ली, जो हमें नॉर्मली अपचयन से, कार्बन के साथ क्रिया करने से या विस्थापन अभिक्रिया से प्राप्त नहीं होने वाली थी, ठीक है। तो आज हमने क्या कर लिया है, ज़्यादा रिएक्टिव धातुओं को हम कैसे सेपरेट करते हैं। अब हमें जो धातु मिल गई, हमने मीडियम रिएक्टिविटी भी पढ़ ली बेटा, लो रिएक्टिव वाली भी पढ़ ली, और हाई रिएक्टिविटी वाली भी पढ़ ली। अब हमें मेटल मिल गई है, लेकिन वो मेटल जो मिली है वो 100% प्योर नहीं है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, मान लो यहाँ पे तो प्योर मिल जाएगी, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है, लेकिन मान लो हमने दूसरे तरीके से ली थी, अभी जो आपने रिएक्शन करवाई ZnO+C वाली, तो यहाँ पर जो मेटल मिली है वो इतनी प्योर नहीं है। तो जब इतनी प्योर धातु नहीं होती और उसको शुद्ध किया जाता है, इसका मतलब हम रिफाइनिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे रिफाइनिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा, परिष्करण। रिफाइनिंग को हम बोलते हैं परिष्करण। परिष्करण का मतलब जो हमारी अशुद्ध धातु है उससे हम क्या प्राप्त करेंगे, 100% शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे। इसमें जितनी भी मतलब अशुद्धियाँ होंगी वो रिमूव कर दी जाती है इस प्रक्रिया के दौरान। तो ज़्यादातर जो प्रचलित है वो है विद्युत अपघटनी परिष्करण। विद्युत अपघटनी परिष्करण वैसे ही, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, वो हमने अपघटन पढ़ा था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिफाइनिंग पढ़ रहे हैं, शुद्धि पढ़ रहे हैं। तो देखो थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा था आपको कि एक हमने क्या लेना है, एक हमने वैसे लिया था। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, इसके अंदर हम जो कोई भी हमने जिस भी शुद्ध धातु बनानी है, जिस भी मेटल की, उसका हम सोल्ट डालेंगे। जैसे हमने अगर कॉपर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास कॉपर सल्फेट होगा, उसमें पानी मिला के डाल देंगे, थोड़ा सा एसिड डाल देंगे ताकि उसके अंदर ज़्यादा थोड़ा सा आयनिक करैक्टर रहे, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये कैथोड एनोड बनी है, देखो जब भी आपकी जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो नेगेटिव से अटैच होगी उस पर नेगेटिव आएगा। जिस पे पॉजिटिव आएगा वो एनोड है, जिस पे नेगेटिव आएगा वो कैथोड है। समझ में आ गया। जब हम बैटरी से जोड़ रहे हैं तब पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से इसके अंदर बनते हैं। अब होगा क्या है, जब हम परिष्करण कर रहे हैं तो क्या हुआ बेटा, हमने यहाँ पर जो सबसे हमें जो मिली है ना, जो अशुद्ध धातु है, वो हम यहाँ पे लगा देंगे, उसको रोड की फॉर्म में बना के और यहाँ पे बना देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। और दूसरी साइड मतलब एनोड पे हमने अशुद्ध धातु लगाई है जिसे हम शुद्ध करना चाहते हैं, है नहीं वो शुद्ध, हमें शुद्ध करनी है वो, उसका हमने रोड बना के यहाँ पे लगा दी। और कैथोड बेटा बिल्कुल प्योर लेते हैं, 100% शुद्ध। ये हमारा खर्चा खुद का है, हम पहले ही एक, और यहाँ पे इतनी बराबर की दिखा रखे हैं, बराबर की नहीं होती, बिल्कुल एक महीन सा तार लगाते हैं। इसका मतलब क्या कह रही हूँ मैं कि जो अशुद्ध धातु का जो है एनोड है, वो एनोड हमारी बहुत मोटी होती है क्योंकि हमने वो शुद्ध करनी है। और यहाँ पर बस एक तार लगा देते हैं फॉर्मेलिटी के लिए कि 100% शुद्ध हमारी धातु है, वो हमने यहाँ पे लगानी है। जिस भी धातु को हमने शुद्ध करना हो, अगर आपको कॉपर शुद्ध करनी है तो ये कॉपर की होगी तो ये भी कॉपर की होगी, अगर ये सिल्वर की होगी तो ये भी सिल्वर की होगी, अगर ये गोल्ड का है तो ये भी गोल्ड की होगी। इसका मतलब जिस भी धातु को आपने कराना है वो उसका हम परिष्करण कर रहे हैं, उसकी हम रिफाइनिंग कर रहे हैं, तो वही होनी चाहिए, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा तुम्हारे लिए हाई स्टैंडर्ड है लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो। होगा क्या, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनोड की। अब एनोड पे मैंने आपको क्या बोला था, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर जो मौजूद है, क्या मौजूद है बेटा, यहाँ पर अशुद्ध कॉपर मौजूद है ना, वो क्या करेगा, वो कॉपर जो है वो टूटने लग जाएगा जब हम बिजली ऑन कर देंगे इसकी। कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही हो,
जो इलेक्ट्रॉन ये बना रहा है वो तो यहाँ भेज रहा है, इलेक्ट्रॉन तो कहाँ भेज दिए, दिस साइड। और ये जो कॉपर है ये देखो कहाँ आ रहे हैं, ये यहाँ इस सॉल्यूशन में आ गए। जब जैसे ही आप बिजली का स्विच ऑन करोगे, कॉपर यहाँ से टूट टूट के यहाँ आने लग जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाने लग जाएगा। इतना तो क्या कहाँ पे हो रहा है, ये एनोड पे हो रहा है। अब हम बात करते हैं कैथोड पे क्या हो रहा है। अब कैथोड क्या करेगा, कैथोड तो पतली सी तार है, वो क्या करेगी, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये कैथोड पे मैंने आपको बताया था रिडक्शन होता है हमेशा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा। अब लेगा ये इलेक्ट्रॉन, ले लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, और जो आयन जो उसने छोड़े थे वो फिर से ले लिए। तो यहाँ पर आपको साइन दिख रहा है ना, इसने आयन लिए, तो कॉपर 2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ये वापस क्या बना देगा, कॉपर। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से कॉपर आयन वापस इसमें जा रहे हैं और यहाँ से ये वापस इसके पास जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो अशुद्धियाँ होंगी वो नीचे इकट्ठी हो जाएंगी, जिसको हम एनोड मड कहते हैं या अपद्रव्य कहते हैं। जो अशुद्धियाँ हैं जो इसके अंदर मौजूद थी वो सारी गिर रही थी यहाँ पे, क्योंकि ये टूट रहा था। ठीक है, मैंने शुरुआत में आपको बताया था, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है ये, तो आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए बेटा कि ये जो है एनोड ये अशुद्ध होती है, ठीक है ना, अशुद्ध धातु जिसे हमें शुद्ध करना है। और जो ये कैथोड है बिल्कुल 100% क्या धातु होती है, शुद्ध। शुरुआत में ये पतली होती है और ये जो होती है वो मोटी होती है। जैसे ही आप रिएक्शन शुरू करोगे ये धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएगी, तो ये बिल्कुल कटने लग जाएगी। ये कट कट के कहाँ जा रही है, यहाँ सॉल्यूशन में डाल रहा है कॉपर को, और ये इसको यहाँ से उठा रही है कॉपर को, तो ये मोटी होनी शुरू हो जाएगी और ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो एक टाइम जब एंड ऑफ द रिएक्शन होगा तब क्या होगा, ये उसके जितनी मोटी हो जाएगी या उससे थोड़ी पतली हो सकती है, क्योंकि एनोड मड भी था इसके अंदर, ये जो अशुद्धियाँ थी ये, और जो ये बहुत मोटी ली थी ये क्या हो गई है, बिल्कुल महीन, या बिल्कुल बचेगी ही नहीं, ना के बराबर। जब बंद हो जाएगा सब कुछ, इसका अशुद्धिकरण बंद हो जाएगा या बिल्कुल ही नहीं बचेगी, तब ये प्रक्रिया हम रोक देते हैं। और जो हमें यहाँ पर हमें जो धातु मिली वो हमें क्या मिली बेटा, 100% शुद्ध धातु मिली। तो हमने अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त की विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की सहायता से। तो ऐसे हम क्या कहते हैं इसको, विद्युत अपघटनी परिष्करण। ठीक है, ये एक बार हम मैं इसमें पढ़ा देती हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या बोल रही हूँ मैं। वो क्या कह रहा है कि ज़्यादातर धातुएं जब हमने अशुद्ध धातुएं प्राप्त कर ली उधर से, पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इनको धातुओं को विद्युत अपघटनी परिष्करण करते हैं। तो अशुद्ध धातु को हम क्या बनाते हैं, एनोड। शुद्ध धातु की पतली परत को क्या बनाते हैं हम, कैथोड। और उनके सोल्ट को यहाँ पर क्या लेते हैं, विद्युत अपघटय, इलेक्ट्रोलिटिक यहाँ पे फ्लूइड लिया है ना, जो हमने कॉपर सल्फेट लिया है उसी का सोल्ट लिया है। ठीक है ना, तो जब इस सोल्ट के सॉल्यूशन में से जब बिजली गुजारी जाएगी तो एनोड पर जो अशुद्ध धातु है ना वो घुल के कहाँ चली जाएगी, अपघटय में। ठीक है, और उतनी ही शुद्ध धातु कहाँ चली जाएगी, कैथोड पर। और जो अशुद्धियाँ हैं वो एनोड के नीचे जमा हो जाएंगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपद्रव्य या एनोड पंख। और हिंदी में तो एनोड पंख हो गया, इंग्लिश में हो गया एनोड मड। ठीक है, एनोड पंख क्या है, वो अशुद्धियाँ जो एनोड के नीचे बैठी हैं जब इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हुआ। ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर अशुद्धियाँ गिरती रही, नीचे इकट्ठी होती रही। तो ये हमने पढ़ लिया। तो ये हमारा हो गया विद्युत अपघटनी परिष्करण। सिंपल सी बात है, यहाँ से टूट के यहाँ नीचे गिरेगी, यहाँ से कॉपर आयन इधर आ जाएंगे, जमा होते रहेंगे। सिर्फ कॉपर के लिए नहीं है बेटा, इसमें जितनी आप धातुएं करनी चाहो, कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, जो आप चाहो वो हो सकती हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज, खनिज बेटा कोई भी हो सकता है, मिनरल बोलते हैं जिसे। मिनरल कोई भी मेटल है, किसी भी फॉर्म में मिल रही है अर्थ के अंदर, वो कम मात्रा में हो चाहे उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में हो, खनिज कहलाएगी। लेकिन अयस्क वो है कि वो खनिज जिसके अंदर से जब मेटल प्राप्त की जाए तो वो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो, हमें फ़ायदा हो जिस खनिज से धातु को निकालने में, वो अयस्क कहलाती है। गैंग वो अशुद्धियाँ होती हैं किसी भी खनिज के अंदर जो रिमूव करनी होती है हमें, चाहे वो अनवांटेड होती हैं पार्टिकल्स। अनवांटेड का मतलब है जो हमें नहीं चाहिए, भाई हमें तो धातु चाहिए ना, रेत मिट्टी कंकर पत्थर थोड़ी ना चाहिए। तो जो रेत मिट्टी कंकर पत्थर या कोई भी दूसरी धातु का कुछ है तो वो गैंग के अंदर आएगा।
दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलती हैं। सिल्वर, गोल्ड। सिल्वर ये Ag, गोल्ड Au, प्लैटिनम Pt। जितनी भी धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे थी, याद कर लो, वो सारी की सारी मुक्त अवस्था में मिलती हैं क्योंकि उनकी सक्रियता बहुत कम होती है। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? देखो, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए, मतलब धातु का ऑक्साइड, तो हम ये ले लेते हैं जैसे जिंक का ऑक्साइड, और हमें क्या प्राप्त करनी है? जिंक। तो यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे कार्बन आएगा, और ये क्या बन जाएगा? CO। तो ये कौन सी प्रक्रिया थी? ये क्या थी? अपचयन, रिडक्शन। ठीक है ना? तो हम रिडक्शन से कर सकते हैं, कहीं कहीं पर वो हम विस्थापन भी कर लेते हैं, बट ज़्यादातर अपचयन करते हैं। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू क्लास।